हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों देखिए, अपनी डेली 1 PM पे क्लास होती है लाइव, बट कल क्लास नहीं हो पाई थी यार दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत से इन थी, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे, ये इसका पार्ट नंबर 2 है और आज सोर्स ऑफ एनर्जी अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है, सभी बढ़िया होना। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हर क्लास के बाद में आप लोग टेस्ट जरूर अटेंड करिए। आपको टेस्ट सीरीज इसलिए दी गई है जिससे आप लोग देंगे ना टेस्ट, जिससे आप लोगों को सारा आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए, आप लोगों को पता पड़ जाए कितनी चीजें आपको याद है, कितनी चीजें आप लोग को याद नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सोर्स के बारे में बताया था। सोर्स क्या होता है, हमने दोस्तों रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था, कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में देखा था। मतलब हम लोग अलग अलग प्रकार के देख चुके थे। इस वाली क्लास की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कहां से, पावर प्लांट से। अब आप लोग बोलेंगे सर ये पावर प्लांट क्या होता है? दोस्तों पावर प्लांट आप लोगों का वो जगह है, वो आप लोगों का प्लांट है जहां से क्या बनती है, बिजली बनती है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार वहां पर एक कार का प्लांट है, इसका मतलब वहां पर कार मैन्युफैक्चर होती है। पावर प्लांट का मतलब क्या है, यहां पर पावर बनती है, बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो किसी ना किसी टाइप की एनर्जी से बनेगी। हो सकता है आप लोग है ना जो कोयले में जो एनर्जी है उससे बिजली बना रहे हो, या हो सकता है आप लोग हाइट पे जो बहुत ज्यादा पानी रखा होता है, हाइट पे मैंने बताया था ना, उससे आप लोग बिजली बना रहे हो। तो अलग अलग प्रकार से बिजली बन सकती है। तो पावर प्लांट भी दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। आइए मैं आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी वर्किंग समझाता हूं। देखो दोस्तों, होता क्या है, आप लोग ये पावर प्लांट देखोगे, पता नहीं यहां पर क्या है, रिवर, कोल, वाटर, जनरेटर, आपको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मत आने दो। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग समझते हैं थर्मल पावर प्लांट का। मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम समझाता हूं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज आ जाइए, समझिए बात को, आ जाओ। दोस्तों यहां पर आप लोगों का एक पार्ट होता है, और जैसे देखो मैं आप लोगों को इसमें 3-4 पार्ट बताऊंगा कि यार यहां पर बॉयलर है, यहां पर टरबाइन है, यहां पर कंडेंसर है, यहां पर पंप है। तो आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत पास पास में होते होंगे, कि ये रहा आपका बॉयलर, ये रहा टरबाइन। दोस्तों पावर प्लांट में जब आप लोग जाओगे ना, रियल में किसी पावर प्लांट में विजिट करोगे, तो बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे यहां पर बॉयलर है तो उससे काफी डिस्टेंस पे टरबाइन होता है, उससे काफी डिस्टेंस पे पंप होता है। ठीक है, तो होता क्या है, बॉयलर, टरबाइन, पंप। आइए एक एक चीज को समझते हैं। दोस्तों पहली चीज हम लोग बात करते हैं, यहां पर होता है आप लोगों का बॉयलर। दोस्तों नाम से क्या समझ में आ रहा है, बॉयलर का मतलब क्या है, जो बॉयल करे। मतलब बॉयलर क्या करेगा, अगर इसके पास में वाटर जाएगा, यानी अगर इसके पास में पानी जाएगा तो उसको क्या कर देगा, बॉयल कर देगा, गर्म कर देगा। और जब पानी को आप लोग बॉयल करोगे तो इससे क्या बनेगी, बॉयलर से जब बाहर निकलेगा यह पानी तो इससे क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प या भाप आप लोग बोल सकते हो। समझ में आ गई बात को, क्लियर? अब दोस्तों इस स्टीम जो होगी ना, ये जाती है किसमें, टरबाइन में जाती है। किसमें जाती है, टरबाइन में। दोस्तों टरबाइन में अंदर क्या लगी होती है, सिर्फ ब्लेड्स लगी होती है। तो जब ये स्टीम जाती है ना, तो इन ब्लेड्स को क्या करेगी, घुमाएगी, जिससे क्या बनेगी, बिजली बनेगी। आप लोग ऐसे समझिए। तो ये क्या है, आप लोगों का टरबाइन है। ये क्या है, आप लोगों का टरबाइन है। इसको हिंदी में भी हम लोग टरबाइन बोलते हैं। बेसिकली जब इसमें स्टीम जाएगी, भाप जाएगी, तो ब्लेड्स घूमेगी, इसी से क्या बनती है, बिजली बनती है। ठीक है गाइस, केमिस्ट्री और बायो हो गई क्या? नहीं दोस्तों, स्वाति जी फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद में करेंगे हम लोग। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताइए दोस्तों, जब ये स्टीम यहां पर जाती है ना, तो उसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन जब टरबाइन
अब उसका प्रेशर तो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रेशर था उसका यूज कहां पर हो गया, इन ब्लेड्स को घुमाने में। तो जब टरबाइन से स्टीम जब बाहर निकलेगी तो मैं बोल सकता हूं कि उसका प्रेशर क्या होगा सर, लो प्रेशर होगा, उसका दाब कम होगा, लो प्रेशर होगा, यानी उसका दाब क्या होगा, कम होगा। लेकिन आप लोग ऐसे ना समझे कि जो स्टीम गई थी, जो भाप गई थी, अब वो पानी में कन्वर्ट हो गया, नहीं, अभी भी क्या है आपके पास में, स्टीम ही है, अभी भी क्या है आपके पास में, भाप ही है। दोस्तों इस स्टीम को आप लोग एक पार्ट से गुजारते हो जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कंडेंसर बोलते हो। ये आपके फ्रिज में भी लगा होता है, रेफ्रिजरेटर में भी लगा होता है, क्या लगा के रखते हो, कंडेंसर। अब आप लोग कोई मुझे बताएगा कंडेंसर का यूज क्या होता है। हाँ दोस्तों, ये आरआरबी जेईई के लिए भी है, सबके लिए जनरल साइंस है। बताओ दोस्तों, कंडेंसर क्या करेगा, ये चीजों को ठंडा करता है। तो जब स्टीम इसमें जाएगी, इसको क्या करेगा, ठंडा करेगा, इसमें से जो हीट होगी उष्मा को निकालेगा। तो आप लोग मुझे बताइए, जब भाप में से हीट निकलेगी, उष्मा निकलेगी, वो किस में कन्वर्ट होगा, बताओ जरा, अरे बताइए जरा, बताइए। नहीं राज जी, ऐप में ही चलेगी, मोबाइल ऐप में। बताइए यार, आप बता क्यों नहीं रहे हो दोस्तों। भाप में से जब आप लोग की हीट निकलेगी, उससे क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा, पानी बनेगा, उससे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब दोस्तों ये जो वाटर होता है वो कहां पर जाता है, वो जाता है पंप में। दोस्तों पंप क्या करता है, पंप पानी को ऊपर हाइट पे लेके जाता है ना, तो पंप क्या करेगा, ये जो पानी इसके पास में आया इसका प्रेशर बढ़ा देगा, जिससे पंप क्या चल जाए, ये पानी को कहां भेज दे, ऊपर भेज दे। फिर ये पानी वापस किस में जाएगा, बॉयलर में जाएगा। फिर बॉयलर से स्टीम बनेगी, भाप बनेगी। फिर जब ये बहुत हाई स्पीड वाली और प्रेशर वाली भाप जब टरबाइन में जाती है, ब्लेड्स को घुमाती है, इससे क्या मिलती है आपको, बिजली मिलती है। फिर दोस्तों ये आप लोगों की जो स्टीम नीचे आती है, ये जो कंडेंसर होता है, ये क्या करेगा, इस स्टीम में से हीट को निकाल लेगा, जिससे क्या बन जाएगी, स्टीम पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये पानी आपके पंप में जाएगी। दोस्तों ये ऐसे आप लोगों का होता रहेगा। तो ये पावर प्लांट का मैंने आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम बताया। दोस्तों प्लीज अब मुझे एक चीज बताएंगे आप लोग। हाँ बलराम जी, अरे यार एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी वगैरह सबके लिए पढ़ लो। आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे क्या, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बॉयलर ये रहा, टरबाइन ये रहा, कंडेंसर ये रहा। दोस्तों जब आप लोग किसी पावर प्लांट में जाएंगे ना, तो काफी दूर पे होता है, ये 1-1 किलोमीटर दूर होता है। टरबाइन ये रहा तो 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूर वो रहा आप लोगों का कंडेंसर, फिर बहुत दूर पे होता है। और आपको लग रहा होगा दोस्तों बॉयलर इतना सा होता है, नहीं दोस्तों, 1-1 मंजिल के होते हैं। कभी देखा है क्या, कभी पावर प्लांट में जाके देखा है क्या, नहीं। तो अब आप लोग मुझे बताए, मेरे मन में क्वेश्चन है, कोई बताएगा कि इसका आंसर, बिल्कुल सर मैं बताऊंगा। दोस्तों आपने बॉयलर क्यों लगाया, सीधे पानी को टरबाइन में भेज देते, ये भी सर ब्लेड घुमा देता, ये भी बिजली बना देता, लेकिन सर आपने पानी को पहले बॉयलर से क्यों गुजारा, या मैं बोलूं टरबाइन में सीधे पानी को नहीं भेज के आपने भाप को क्यों भेजी। इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, बताओ जल्दी से बताए, बताइए क्यों भेजी आपने, आ जाओ। दोस्तों सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, बताओ आ जाओ, मैं इसका कारण आपको बताता हूं। दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बोलूं, आ जाओ, मैं अगर आप लोगों को बोलूं, इसको ऐसे आप लोग समझो कि 1 ग्लास आप लोग नारियल पानी पियो, 1 ग्लास नारियल पानी पियो, और मैं बोलूं 1 ग्लास सादा पानी पियो, सादा पानी, तो आप लोगों को किससे एनर्जी ज्यादा मिलेगी, एनर्जी बोल दो, या आप लोगों के लिए कौन सा आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों नारियल पानी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग मिनरल अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कैल्शियम आपकी हड्डी को मजबूत करता है, सोडियम आपके लो ब्लड प्रेशर को कम नहीं होने देता। समझ में आ गए, अलग अलग न्यूट्रिएंट जो होते हैं, अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग कार्य करते हैं, तो इसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि सर जो नारियल पानी ना, 1 ग्लास नारियल पानी से हम लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। सिमिलरली क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे ना, तो वहां पर एक चीज आता है क्लोज वर्क ओपन वर्क, है ना। नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी, बट आप लोग समझिएगा 1 किलोग्राम पानी टरबाइन में जाने पर जितना बिजली बनाएगा, उससे कहीं ज्यादा बिजली 1 किलोग्राम भाप जाएगी ना, वो बनाएगी।
तो हम लोग यहां पर पानी नहीं भेजेंगे क्योंकि उससे बिजली काफी कम बनेगी। तो हम लोग क्या भेजेंगे, भाप भेजेंगे। दोस्तों समझ में आ गई क्या, आ गई क्या? अरे सर समझ में आ गया, हम लोग भाप भेजेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग पानी को अगर भाप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस पानी को गर्म भी तो करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए किस किस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? आप लोग कोल का कर सकते हो, यानी कोयले का कर सकते हो। आप लोगों से बोला जाता है ना कोयले का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने में। कहां पर बिजली बनाने में दोस्तों? वो केवल पानी को भाप में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहां से मिलेगी? कोल से मिलेगी आपको। क्लियर? आप लोग लकड़ी यूज कर सकते हो, बट लकड़ी में इतनी पावर थोड़ी होती है यार, इतने सारे पानी को इतने सारे भाप में बदल दे। समझ में आ गई बात को? तो आपने बेसिकली जैसे कोल में जो एनर्जी होगी वो क्या है? आपका इनपुट है, वो आपका इनपुट है। और आपका आउटपुट क्या है? सर हमको चाहिए बिजली, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो है हमारी बिजली। तो ये होता है आपका आउटपुट। दोस्तों समझ में आ गई? तो थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? पानी को, थर्मल का मतलब क्या है? हीट। तो आपने बेसिकली हीट दी है ना, कोयले के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपने हीट दी है, उससे आपको क्या मिली है? बिजली मिली है। पार्ट 1 नहीं कर सकते क्या दोस्तों? जो क्लास हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। तो थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या है? आप लोगों की हीट को, उष्मा, इस हीट एनर्जी को यानी ऊष्मीय ऊर्जा को आप लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। और ये जो हीट है, हीट का इस्तेमाल कहां पर था? पानी को भाप में बदलने के लिए। और इसके लिए आप लोग कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आपने सुना होगा ना कि पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर किया जाता है? समझ में आ गया? सभी थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। सर ये मैंने सर किसी बुक में देखा था, कुछ ऐसा डायग्राम था सर, मुझे समझ में नहीं आया, आप बताइए। आइए मैं आप लोग को समझाता हूं, ठीक है? आ जाओ, देखो मैं इसको भी समझाता हूं। दोस्तों अब होता क्या है, देखो आप लोगों को पता है कि बिजली कैसे बनेगी। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे मान लो ये कोई टरबाइन है ना, इसमें क्या होती है दोस्तों? सब ब्लेड्स लगी होती है, ब्लेड्स लगी होती है, ब्लेड्स लगी होती है। अगर इस ब्लेड को घुमाओगे ना आप, तो उससे क्या बनेगी? बिजली बनेगी। लेकिन दिक्कत है ब्लेड को घुमाए कौन? मैं हाथ से तो जाके घुमा नहीं सकता। आप हाथ से घुमाओगे तो कितनी बिजली बना लोगे? इतनी सी कि एक छोटा सा बल्ब भी नहीं जल सके, उसमें भी आपको दिन भर घुमाना पड़ेगा। फिर क्या काम है? तो आप लोगों को चाहिए कैसे भी इस टरबाइन की जो ब्लेड्स है अंदर की, उसको हम लोग घुमा दे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, एक नया तरीका अपनाया। हमने बहुत हाइट पे क्या रखा? बहुत हाइट पे क्या रखा दोस्तों? पानी रखा, पानी रखा। तो जब हाइट पे कोई चीज होती है तो उस पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोगों ने क्या करा, इस पानी को एक पाइप के माध्यम से क्या लेकर आए, आई एम सॉरी थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, लो, एक पाइप के माध्यम से। दोस्तों ये जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट में ये जो पाइप होता है ना, इस पाइप का नाम होता है पेनस्टॉक। क्या होता है? पेनस्टॉक। दोस्तों कोई नहीं बताएगा, देखो क्वेश्चन आता है आप लोगों को, इसलिए मैं आपको एक भी चीज छोड़ नहीं रहा। अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। तो जो हाइट पे जो पानी होता है, जिसके पास में स्थिर ऊर्जा होती है, जब ये पानी दोस्तों नीचे आता है ना, ये स्थिर ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। अब जो पानी यहां पर आ रहा है, क्या उसके पास में गति है क्या? जैसे पानी इस टरबाइन के अंदर जाएगा, इस ब्लेड को घुमाएगा, क्या इससे क्या मिलेगी? बिजली मिलेगी। तो ये ही आप लोगों का क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट है या हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। दोस्तों अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब देंगे क्या? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहां पर पानी को क्यों भेजा? यहां पर भी स्टीम यानी भाप को भेज देते हैं, जिससे हम लोगों को क्या मिल जाती? सर एनर्जी, मतलब बिजली ज्यादा मिलती। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग कितना खर्च करोगे यार? मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोगों को 100 रुपए कमाना है। अब आपने 100 रुपए कमाने के लिए 200 रुपए खर्च कर दिए, क्या उस 100 रुपए कमाने का कोई मतलब है क्या? अरे मतलब है क्या? नहीं है ना। तो प्यारे दोस्तों आप बिजली बनाने के लिए काम कर तो दिए यार, पानी को इतनी हाइट पे ले गए यार, उसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा होगा पानी को हाइट पे ले जाने के लिए। अब पानी को भी लेके जा रहे हो, वहां पर जाके गर्म भी कर रहे हो, तो पता पड़ा इतनी बिजली नहीं बन रही। ठीक है, तो बिजली बन जाएगी यार, अपन आप हाइट पे लेके जा रहे हो यार, उससे बिजली बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी दे तो दी। हम पानी को गर्म क्यों कर रहे थे? वहां पर भी तो एनर्जी लग रही थी हमारी, तो इधर एनर्जी लगा तो दी, और कितनी एनर्जी लगाओगे आप? समझ में आ गया? ठीक है सर, ये दूसरा समझ में आ गया। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोमास। इस बायोमास से एनर्जी कैसे बनती है? दोस्तों कुछ भी नहीं है बायोमास, वही सेम चीज है। देखो यहां पर, देखो यहां पर आपने क्या करा, पानी को
भाप में कन्वर्ट करा, भाप से आप लोगों का टरबाइन से गुजारा, बिजली बन गई। तो दोस्तों पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप लोग बायोमास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर नहीं आया समझ में, समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं बायोमास का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप मुझे बताएं मास क्या होता है। सर मास का मतलब है द्रव्यमान। जैसे मैं बोलूं इसमें कितना मास है 1 किलोग्राम, तो इसमें 1 किलोग्राम कुछ वस्तु है, ठीक है क्या? ठीक है। अरे देवेंद्र जी यार पढ़ लो यार। सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कब आएगा? पहले जनरल साइंस तो पढ़ लो यार। जब आएगा नया कोर्स लॉन्च होगा तब बता दूंगा। अभी मैंने कोर्स जनरल साइंस का बोला था, जनरल साइंस तो पढ़ लो यार। अभी तक फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुई, तुम्हारे कमेंट में रह जाते तुम यार। इतनी मेहनत कितने भी कर लो। सर वो कब होगा, सर इसमें आएगा क्या, सर उसमें आएगा, फिर कुछ बोलता हूँ आप बोलते हो सर गुस्सा हो गए आप। पढ़ लो यार, ये पढ़ोगे सब कुछ अच्छा होगा। पहले जनरल साइंस तो पूरी कर लो आपकी। कितना बड़ा सिलेबस है, दिख नहीं रहा क्या आपको? 1 महीने से भी फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुई तो उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ाता मैं कि भी ये उड़ा दो ये उड़ा दो। बट अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो दोस्तों देखो चीजें वो हो जाएगी, मेरे को एक्सप्लेन करने में समय नहीं मिलेगा, वरना मुझे पढ़ाने दो, ठीक है? देखो बस विश्वास करो सब बढ़िया होगा। एक जब बोल रहा है सर टेस्ट में कुछ 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो गलत है तो व्हाट्सएप करके बताया करो ना। जब तुम्हें बोलता हूं तब तो तुम्हारा एक भी नहीं आता, एक भी नहीं है गलत है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बता देना कि सर ये है 7374019437 पे, ठीक है? आ जाओ। हाँ मैं क्या बात कर रहा था, बायोमास। दोस्तों मास का मतलब क्या होता है? कुछ चीज यार ना, 1 किलो 2 किलो 50 ग्राम 40 ग्राम। बायो का मतलब क्या है? जो ऐसी चीज जो आपको किसी लिविंग से मिली है। हो सकता है आप लोगों को प्लांट से मिली हो सकता है आप लोगों को एनिमल से मिली हो, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? बायोमास बोलोगे। सर मुझे नहीं आया समझ में, आप मुझे बताओ और बताता हूं। दोस्तों जैसे मान लेते हैं हमारे पास में क्या थे, पेड़ थे। पेड़ मान लेते हैं दोस्तों खराब हो गए, पेड़ की कटाई से आपको क्या मिली? लकड़ी मिली। लकड़ी से आपने कुछ बनाया, अलमीरा वगैरह बना लिया, या मान लेते हैं आपने सोफा बना लिया, या फिर मान लेते हैं आपने बेड बना लिया। दोस्तों जब ये भी खराब हो जाएगा काफी समय के बाद में, जब खराब हो जाएंगे, खराब जो लकड़ी से होती ना, उसको आप लोग क्या बायोमास बोल सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि आपको किसी लिविंग से मिला है, पेड़ से मिला ना, पेड़ लिविंग होता है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? बायोमास बोलोगे। अब दोस्तों इस बायोमास से आपको एनर्जी कैसे मिलती है, या फिर आप लोग ऐसे देख लेते हैं, जो काऊ होता है, काऊ का जो डंग होता है, जो गोबर होता है, क्या यार ये भी तो आपको किसी लिविंग से मिला है? गाय से मिला है, भैंस से मिला है। तो आप लोगों ने देखा होगा इसको सुखा के छाने बनाए जाते हैं। राजस्थान में छाने बोलते हैं, हो सकता है आपके शहर में कुछ अलग नाम से जानते हो, उपले, है ना? गोबर को ऐसे दीवार पे छाप देते हैं, समझ गए बात को? फिर उसको जलाते हो तो उससे एनर्जी मिलती है ना, खाना पकाने में इस्तेमाल करते हो। तो बस आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पर बायोमास को जला के जो एनर्जी मिल रही है ना, उसका इस्तेमाल आप लोग क्या कर रहे हो? बिजली बनाने में कर रहे हो। तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोमास पावर प्लांट। और क्या बोलेंगे? सिंपल सी चीज है, ठीक है? कुछ इस टाइप का पूरा वो होता है बायोगैस प्लांट में, है ना? तो इसमें जो आप लोगों का बायोमास होता है उसको अंदर सड़ाया जाता है, उससे जो गैस निकलती है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आप लोगों को समझना है बायोमास क्या होता है, ठीक है? आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। अब सर ये बायोफ्यूल क्या हो गया? दोस्तों देखो बायोफ्यूल आप लोगों का क्या है, यहां पर भी आप लोग समझे फ्यूल का मतलब क्या होता है सर? जिसको जलाने से एनर्जी मिले। बायो का मतलब क्या है? जो आप लोगों को कहां से मिल रहा है? किसी लिविंग से मिल रहा है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा बायो एथेनॉल, सुना है क्या? नहीं सुना? कोई बात नहीं, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो होता क्या है, प्लीज मेरी बात को आपको ध्यान से समझो। मैं आप लोगों को बोलूं कि बायो एथेनॉल ये हम लोग किस में मिलाते हैं? पेट्रोल वगैरह में मिलाते हैं। अभी बायो एथेनॉल क्या है आप लोग समझो। दोस्तों जो प्लांट होता है ना, पेड़ वगैरह होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज। जैसे पेड़ की लकड़ियों वगैरह में, पत्तों में, सब में मिल जाता है ये। दोस्तों पेड़ में एक और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम है स्टार्च, जो अनाजों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, मक्के में, गेहूं में, है ना, आप लोगों का चावल में। और दोस्तों शुगर आप लोगों को पता ही है। तो इन सब को मिलके बनता है बायो एथेनॉल। दोस्तों जब हम लोग इसको पेट्रोल में या किसी और में मिलाते हैं ना, तो ये क्या करता है? उसकी प्रॉपर्टीज को कई ज्यादा इंप्रूव कर देता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग क्या मिलाते हैं इसको? पेट्रोल वगैरह में इसमें हम लोग मिलाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात को? आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विंड एनर्जी।
विंड एनर्जी मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, जब हवा चल रही है तो जरूर उसके पास में एनर्जी होगी तभी तो चल रही है। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली बना सकते हैं। कैसे दोस्तों, ये देखो, ये आपका टरबाइन है, ये भी टरबाइन है, ये भी टरबाइन है। देखो इनमें ब्लेड लगी हुई है ना, तो जब हवा चलेगी इन ब्लेड को घुमाएंगे, इन ब्लेड को घुमाएंगे। अलग अलग प्रकार की ब्लेड्स हो सकती है, देखो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी। तो उनसे क्या बनेगी, आप लोगों को बिजली बनेगी। समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ जाओ, है ना। इसका ये देखो, इसका अलग प्रकार का होता है, वही यहां पर भी वही टरबाइन वगैरह होता है ना। टरबाइन के ऊपर क्या आती है, जब ये हाई स्पीड वाली विंड आती है तो उस टरबाइन को घुमाती है, जिससे क्या बनती है, बिजली बनती है। फिर आगे हमारे घरों तक आती है वो बिजली ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से। आ जाओ, सोलर एनर्जी, ये क्या बताने की जरूरत है, बताओ। बिल्कुल सिंपल चीज है। आप लोग एक चीज करके देख लो, किसी मेटल की प्लेट को आप लोग छत पे रख के देख लो, आप लोग देखोगे कुछ समय के बाद में वो गर्म हो जाएगी। तो क्या आपने उसको हीट दी क्या जाके? नहीं। फिर भी गर्म कैसे हो गई? क्योंकि जो आप लोगों के सन से जो लाइट रेज आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही है, उनमें एनर्जी होती है जो कि क्या कर रही है, उस प्लेट को गर्म कर रही है। तो यानी सन में भी एनर्जी होती है दोस्तों। इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी। और आप लोगों को पता है हमारे देश में सोलर पावर प्लांट भी है, जो कि क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ये तो इतने सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इनका कि आजकल तो घर पे भी लगने लग गया। बहुत जने अपने घर के ऊपर भी लगवा के रखते हैं। घर के ऊपर आप लोग थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसके तो बॉयलर इतने बड़े हैं, कंडेंसर, कितनी सारी चीजें होती है, इसमें कुछ भी नहीं है। केवल सिंपली आप लोगों की प्लेट्स होती है, जब उस पे सनलाइट पड़ेगी तो उससे क्या बनती जाएगी, बिजली बनती जाएगी। समझ में आ गई बात को? आ गई। अब देखो, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, भारत में कितनी एनर्जी, कितनी बिजली आप लोग सोलर एनर्जी से प्राप्त करते हैं? 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब है यूनिट। जैसे आप लोगों को पता है ना, आपके घर में बिजली का बिल आता है, जैसे महीने में मान लो 100 यूनिट की खपत करी है, 200 की करी, 300 की करी, 500 की करी, 50 की करी। तो दोस्तों भारत में बात करें 5000 ट्रिलियन यूनिट बनती है एक साल में। किससे? सोलर एनर्जी से। तो यार जो काफी ज्यादा अमाउंट है ना। अब देखो एक्चुअली में होता नहीं, ऐसा नहीं है कि है ना जितनी भी सोलर एनर्जी आ रही है उससे पूरी की पूरी बिजली बन जाती है। आप लोगों को पता है जो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, कुछ तो ओशियन पे पड़ती है। तो जो ओशियन होते हैं, जो समुद्र होते हैं, वो उस एनर्जी को खा जाते हैं। लैंड जो होती है, पृथ्वी, वो खा जाती है। तो बहुत कम जगह हम लोगों ने सोलर पावर प्लांट लगा रखे हैं, जो कि उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बिजली में कन्वर्ट करेंगे। बाकी सब जगह क्या होती है, वेस्ट होती है आप लोगों की। समझ में आ गई बात को? आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइडल एनर्जी। दोस्तों इसमें भी कुछ भी खतरनाक चीज नहीं है, वही वाली चीज है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो होता क्या है, क्या आप लोगों को पता है? क्या, मैं पानी पी लेता हूं। क्या आप लोगों को पता है जो सूर्य होता है इसके चारों ओर पृथ्वी गति करती है? पता है क्या? बताइए। दोस्तों बताइए यार। बताइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो होता क्या है, ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। जैसे मान लो इधर देखो, आपको सभी को पता है, सभी आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ये सन है, सूर्य, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। और भी अलग अलग ग्रह है जो चक्कर लगाते हैं, अभी हम लोगों को उनसे मतलब नहीं है। दोस्तों हम लोगों को यह भी पता है जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, डेट्स गुड। बट जो मून होता है वो भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो आप लोग यहां पर देखिए अलग अलग प्रकार की कंडीशन बनती है। और आप लोगों को यह भी पता है क्या कि जो पृथ्वी है इसका अधिकांश है भाग, मैक्सिमम पार्ट किसका बना हुआ है? वाटर का। पृथ्वी का कितना भाग वाटर से बना हुआ है आप लोग को पता है? 71% यार।
कितना 71% जो भाग है वो किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। अब देखो मैं अलग अलग कंडीशन बताता हूं, जैसे आप लोग यहां पर देखो दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी, ये है सूर्य, ये है चंद्रमा। समझ में आ गई बात को? ठीक है। आप लोग दोस्तों मुझे बताइए, क्या पृथ्वी और सूर्य, ये सॉरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कुछ आकर्षण होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। तो जब ये चंद्रमा इधर होगा तो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो जब ये पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो जो पानी का मैक्सिमम भाग है वो इसकी ओर जाएगा कि इसकी ओर जाएगा क्या? तो यहां पर क्या आएगी, लहरें आएगी, क्योंकि यहां से पानी इधर की ओर जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यहां पर आप लोग देखो, जैसे मान लो चंद्रमा यहां पर है, ये पृथ्वी यहां पर है, तो इसका जो पानी ना अभी थोड़ा इस साइड और खींचेगा, तो लहरें, मतलब जब लहरें खींचेगी यार उसके पास में एनर्जी होगी नहीं होगी? क्योंकि उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लो यार आप बिजली बनाने में। बिजली क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न थोड़ी कर सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो, फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो यार जब लहरें चल रही है, इसके पास में जो एनर्जी है, अगर कोई मोशन करता है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है ना, उसका इस्तेमाल करके आप बिजली बना दो, क्या दिक्कत है यार? ठीक है। अब सर ये जियोथर्मल एनर्जी क्या है? कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या आप लोगों को मैं एक चीज बताओ, मुझे एक छोटी सी चीज बता दो। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, प्लीज ध्यान से देखिए, आपको क्या करना था, आपकी एनर्जी खर्च कहां पर हो रही है? जैसे मैंने आपको पावर प्लांट बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था, सर ये बॉयलर है ना। जब मैं इसके पास में पानी भेज रहा हूं ना, तो ये क्या कर देगा, इसको वाष्प में, भाप में कन्वर्ट कर देगा, फिर वो टरबाइन में जाएगी ना, तब हमको बिजली मिल जाएगी। तो आपका इनपुट क्या है? आपको एनर्जी कहां पर लगानी पड़ रही है? आपको यहां पर लगानी पड़ रही है, इस पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए। कितनी एनर्जी लगती है आपको पता है? लेकिन उस एनर्जी का फायदा है, क्यों? क्योंकि जब वो भाप टरबाइन में जा रही है तो आपको बिजली बना के दे रही है। तो ये वाली एनर्जी कैसे कैसे कर सकते हो सर? आप लोग कोयले का इस्तेमाल कर सकते हो। सेम मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि जो ये हमारी पृथ्वी होती है ना, इसके दोस्तों अंदर इसमें ना, इस वाले पार्ट में काफी ज्यादा हीट होती है दोस्तों। क्या उस हीट का इस्तेमाल कर लूं क्या मैं इस पानी को भाप में कन्वर्ट करने के लिए? बताओ, तो मजा आ जाएगा ना। तो होता क्या है दोस्तों, इस हीट का इस्तेमाल करके, मतलब पृथ्वी में अंदर जो हीट है, उष्मा है, इसका इस्तेमाल कर लो पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वाष्प जब टरबाइन में जाएगी तो आप लोगों को क्या मिल जाएगी? बिजली बन जाएगी। तो दोस्तों ऐसा पावर प्लांट है जहां पर कौन सी उष्मा का इस्तेमाल हो रहा है? पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए, इस अर्थ वाली को। तो ऐसे पावर प्लांट को आप लोग, इस एनर्जी को तो बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब है हीट। तो जो पृथ्वी में जो हीट है, इस एनर्जी को आप लोग बोलोगे जियोथर्मल एनर्जी, और इसका इस्तेमाल कर रहे हो बिजली बनाने में, तो ऐसे प्लांट को आप लोग बोलोगे जियोथर्मल पावर प्लांट। दोस्तों क्लियर है क्या? तो देखो जियोथर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, ये जो हमारी ये जो अर्थ है ना, इसके अंदर जो आप लोग की हीट होती है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? पानी को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? समझ में आ गई? ठीक है। मनोज स्वामी जी भी ब्लॉक कर दूंगा मैं, इंस्टेंट स्पीड करवा देना। तुम्हारे ये तो सब उड़ ही गया, इंस्टेंट स्पीड, पता नहीं कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो। यहां पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 10-20 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हो इंस्टेंट स्पीड। ये आगे क्या समझ में है? बेवकूफों की जैसे। फिर जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तब बोल देना सर जियोथर्मल एनर्जी समझ में नहीं आया, वो क्या था, भूतापीय ऊर्जा। बेवकूफों की जैसे इंस्टेंट स्पीड करवाओ, शेकी मार रहे हो इधर। माता पिता ने भेजा है, बच्चा पढ़ रहा होगा, बच्चा तो एक ही कमेंट कर रहा है इंस्टेंट स्पीड, पता नहीं कहां से कोई टर्म सीख है। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे आप लोग हिंदी में परमाणु ऊर्जा भी बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा भी बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे देश में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा से बिजली बनाए। अब सर ये बिजली तो हम लोग देख लेंगे कैसे बनती है, बट ये तो मुझे बताओ न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है? आइए मैं आप लोगों को इसको समझाता हूं। दोस्तों आ जाओ, प्लीज ध्यान से आप लोग समझो। दोस्तों आपको पता है ना, कोई भी चीज होती है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, लोहे की रॉड है ये, तो लोहे की रॉड है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों? एटम यानी परमाणु बोलेंगे। ठीक है।
दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इस एक एटम के बारे में, बट आप लोगों को क्या पता है क्या कि जो एटम होता है ना सर, परमाणु होता है, उसके बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक। क्या आपको इतना सा पता है? क्या बस इतना सा ज्ञान होना चाहिए? नहीं है तो आप लोगों को मैंने बता दिया, एटम यानी परमाणु के बीच में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और आपको पता है दोस्तों, किसी भी एटम यानी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ये तीनों चीजें कहां पर पाई जाती है, तो आप लोग एक चीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो तो अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बस इतनी सी बात याद रह जाएगी, बताओ। बताइए। इतनी सी चीज याद रह जाएगी? रह जाएगी ना याद? ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे एक छोटी चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ। हाँ, डेली क्लास हो गया ना 1 बजे। दोस्तों आप मुझे एक छोटी चीज बताओ, जैसे आप लोगों को पता है कोई भी रिएक्शन है तो उसमें एटम जुड़ते हैं, कोई एटम टूटता भी है। तो अगर कोई एटम टूटेगा तो उसका न्यूक्लियस भी टूटेगा ना, नाभिक भी टूटेगा ना? बिल्कुल टूटेगा। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या होती है, 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। एक वो वाली रिएक्शन जहां पर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस यानी छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाए, और एक ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिक बनाए। तो जब 2 छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। और जब दोस्तों कोई बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिक बनाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। फ्यूज का मतलब फ्यूज, फ्यूज होना, जुड़ना। तो जब 2 छोटे नाभिक जुड़ते हैं एक बड़ा नाभिक बनाने के लिए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। दोस्तों कमाल की बात यह है कि जब 2 छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं ना, तो क्या होता है, यहां पर कुछ द्रव्यमान की हानि होती है। सेम चीज यहां पर भी होती है। जब कोई बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटता है तो कुछ द्रव्यमान की हानि होती है। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो दोस्तों ये दोनों मिला के कितने थे, 100 ग्राम के थे, बट जब दोनों मिलके एक बड़ा नाभिक बनाया ना, तो दोस्तों कितने का रह गया, 99 ग्राम का ही रह गया। तो 1 ग्राम कहां पर गया, हानि हो गई ना 1 ग्राम की। सेम चीज यहां पर मैं बात करता हूं, मान लो ये 100 ग्राम का था, तो जब ये टूट के 2 छोटे छोटे नाभिक बनाया तो ये कितने रह गए, 99 ग्राम के रह गए, ये मान लो 98 ग्राम के रह गए। तो यहां पर 2 ग्राम की हानि हो गई। कितने की हो गई, 2 ग्राम की। कितने की हो गई, 2 ग्राम की। तो हम लोग सोचे यार कि द्रव्यमान गया कहां पर, तो जो ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने क्या बताया कि बोले मैं बताता हूं द्रव्यमान गया कहां पर। तो उन्होंने बताया द्रव्यमान यानी मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने बोला कैसे रिलेटेड है, तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई द्रव्यमान की हानि होती है ना, जब भी कोई मास का लॉस होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप बोल रहे हो ना कि यार मेरा 2 ग्राम गायब हो गया, वो 2 ग्राम से एनर्जी बन गई आपके। यानी जब भी आप लोगों का, और वो कितनी एनर्जी बनी, तो उसके लिए उन्होंने इक्वेशन भी बताई, E बराबर mc², है ना। इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था ना, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब क्या है, इन्होंने बताया कि यार ये जो द्रव्यमान है और जो एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। समझ में आ गई क्या बात को? तो इन्होंने बोला कि जितना भी द्रव्यमान अगर गायब हुआ है उसको आप लोग c² से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे जो एनर्जी मिलेगी वो आप लोग इस वाले सूत्र से निकाल सकते हो। समझो बात को, टेंशन मत लो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि दोस्तों कोई अभिक्रिया हुई, इसमें 1 किलोग्राम द्रव्यमान की हानि हो गई, तो बताओ उस 1 किलोग्राम द्रव्यमान से कितनी एनर्जी बनी होगी, बताइए, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। मास तो कॉन्सेप्ट होता है ना मुकेश कुमार यादव जी, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, नाभिकीय अभिक्रिया, उसमें नहीं होता है। बताओ जल्दी से बताओ। तो आप लोग बोलेंगे सर 1 किलोग्राम, तो अभी भी देखता हूं 1 किलोग्राम से कितना बन सकता है। m का मान दिया हुआ है 1,
सी होता है यहां पर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸8 का 10⁻16, तो 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी आप लोगों की बन सकती है। किससे 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 1 किलोग्राम चीज से। समझ में आ गई बात को? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए इन सभी चीजों को मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा होता क्या है, और इस नाभिकीय ऊर्जा से बिजली कैसे बनती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो आपके घर में जो आती है ना बिजली, उससे कई बिजली तो दोस्तों आप लोगों की न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनती है, कुछ हाइड्रोलिक पावर प्लांट से बनती है। समझ में आ गई? आ जाओ। तो आइए पहले मैं आप लोगों को एक एक चीज के बारे में समझाता हूं। न्यूक्लियर एनर्जी समझाने से पहले आपको मैं समझाऊंगा न्यूक्लियस होता क्या है। और न्यूक्लियस कहां पर होता है? एटम के अंदर होता है, परमाणु के अंदर। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, आइए उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, कोई भी एटम होता है ना, उसके बीच का एक पार्ट होता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसी वाले पार्ट को आप लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस यानी नाभिक। हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि इस नाभिक की डिस्कवरी किसने करी, तो आप लोग बता देंगे रदरफोर्ड ने करी। हालांकि हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बट फिर भी अभी भी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, एक चीज आप लोग मुझे बताओ कि मैंने आपको क्या बताया, प्लीज ध्यान से आप लोग समझिए। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। दोस्तों हो सकता है किसी में 1 प्रोटॉन हो सकता है, किसी में 10 हो सकता है, किसी में 20 हो सकता है, किसी में 100 हो। दोस्तों प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों मैंने भी आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करा दिया क्या? मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करा दिया क्या? दो चैप्टर बचा यानी अपने फिजिक्स में, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला और मेजरमेंट वाला। मैंने नहीं कराया शायद, है ना? ठीक है, पहले वो कर लेंगे ना। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। प्लीज आप लोग देखो मैं क्या बोल रहा हूं। तो दोस्तों प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में तो क्या होता होगा? रिपल्शन होता होगा, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दोनों पे धनात्मक आवेश होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोस्तों ये प्रतिकर्षित करते हैं, फिर भी एक साथ क्यों बंधे हुए हैं? जरूर कोई ना कोई अंदर ऐसी एनर्जी होगी जो इन दोनों को आपस में बांध के रखी होगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, और ये रिलीज कब होगी? जब आप लोगों के कोई दो नाभिक जुड़ेंगे या टूटेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि कोई कोई एटम ऐसा होता है, क्या देखते हैं कि कोई कोई एटम ऐसा होता है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक, काफी अनस्टेबल होता है। तो वो क्या होता है? टूट जाता है। तो जब नाभिक आपका टूटेगा तो उससे एनर्जी मिलेगी ना। तो दोस्तों इसी फिनोमिना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। बहुत जनों को लगता है रेडियो एक्टिविटी पता नहीं क्या है। रेडियो एक्टिविटी आप लोग इसे ही बोलते हैं जब भी कोई न्यूक्लियस यानी जब कोई नाभिक आपका अनस्टेबल होता है तो ये आप लोगों का टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। इसी प्रक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। चलो आगे आ जाओ। चलो पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन क्या होगा। दोस्तों एक बड़े नाभिक में एक बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूटना क्या कहलाएगा? नाभिकीय विखंडन। देख लो, जैसे ये बड़ा नाभिक था, छोटे छोटे नाभिक में टूट गया, तो इससे क्या मिलेगी? तो इस प्रक्रिया को आप लोग क्या बोलोगे? नाभिकीय विखंडन। और दोस्तों एक चीज आप लोग और याद रखना, चाहे नाभिकीय विखंडन हो चाहे नाभिकीय संलयन हो, फ्यूजन हो फिजन हो, दोनों में ही क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, देखो यहां पर आप लोग देखो, एक बड़ा नाभिक था, अब देखो टूटेगा ये। अरे टूट जा भैया, टूट जा। अच्छा ये फोटो पूरा वीडियो लगा नहीं। ये टूट के जब छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा ना, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। आ जाइए इस नाभिकीय विखंडन के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, केमिस्ट्री में बहुत सारे तत्व होते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। वैसे ही दोस्तों यूरेनियम भी होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे यूरेनियम को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है 92, देखो ये लिखा हुआ है 92U235। जैसे हाइड्रोजन को कैसे, जैसे ऑक्सीजन को कैसे करा जाता है? ऐसे करा जाता है। ठीक है ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? दोस्तों ये जो नीचे जो नंबर लिखा होता है ना,
ये है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जो प्रोटॉन की संख्या बताता है, और ये बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो मैंने यूरेनियम का एक न्यूक्लियस लिया, नाभिक लिया। दोस्तों न्यूक्लियस नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 235 है। किसमें? यूरेनियम के एक न्यूक्लियस में, नाभिक में। दोस्तों आपने इसमें क्या डाला? एक न्यूट्रॉन डाला। तो जब आपने इसमें एक न्यूट्रॉन डाला तो प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी? प्रोटॉन तो पहले दोस्तों 92 थे, अभी भी 92 था, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या पहले 235 थी, अब कितनी हो जाएगी? 236, क्योंकि एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो अब आप लोग देख रहे हो जो न्यूक्लियस पहले ऐसा था, थोड़ा सा मोटा हो गया। दोस्तों न्यूक्लियस से मोटा होता है ना, ये काफी अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होकर ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया, और इससे क्या मिली? आपको एनर्जी मिली। इसे ही आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, यानी नाभिकीय ऊर्जा। अभी इसी से हम लोग क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे, टेंशन मत लो। और दोस्तों एक चीज आप लोग यहां पर नोट कर रहे होंगे, यूरेनियम के एक नाभिक को तोड़ने के लिए आपने क्या डाला? एक न्यूट्रॉन डाला। लेकिन न्यूट्रॉन ने इसको तो तोड़ा तो सही, साथ में 3 न्यूट्रॉन क्या कर दिए? और निकाल दिए। 3 न्यूट्रॉन और निकाल दिए। ठीक है क्या? समझ में आ गई? अभी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से आप लोग समझो। दोस्तों यूरेनियम का आपके पास में एक नाभिक था, आपने क्या डाला? इसमें एक न्यूट्रॉन डाला। यहां पर देखो, यूरेनियम का एक नाभिक था, आपने इसमें क्या डाला? एक न्यूट्रॉन डाला, जिससे अनस्टेबल हो गया, तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, नाभिक में टूट गया। अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि यूरेनियम का जब नाभिक टूटता है तो 2 आपको नाभिक मिलते हैं ना, वो 2 नाभिक किसके किसके होते हैं? तो एक तो मिलता है आपको बेरियम का, और एक मिलता है क्रिप्टॉन का। याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि जब ये बड़ा नाभिक 2 नाभिक में टूट रहा है तो साथ में आपको 3 न्यूट्रॉन और मिल रहे हैं। 3 न्यूट्रॉन और मिल रहा है। फिर मान लो ये एक न्यूट्रॉन किसी दूसरे नाभिक के पास में गया, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इससे 3 निकलेंगे। फिर ये वाला न्यूट्रॉन इस पे गया, इस तोड़ेगा, 3 निकलेंगे। तो आप देख रहे हो काफी एक चैन बनती जाएगी, नहीं बनती जाएगी? अरे एक चैन बनती जाएगी, नहीं बनती जाएगी? अरे बोलो ना यार दोस्तों। यार एक चीज मुझे बताओ, आप ऐसे समझो, मैं क्या लेकर आया कि यूरेनियम के रॉड लेकर आया, जिसमें क्या है? यूरेनियम के बहुत सारे एटम है, लाखों करोड़ों एटम है। लो मैंने कर दिया। ठीक है, लाखों करोड़ों एटम है, हर एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, नाभिक है, यानी लाखों करोड़ों न्यूक्लियस है। अब दोस्तों एक न्यूट्रॉन आपने भेजा, एक न्यूट्रॉन आपने भेजा, ये टूटा, इसने एनर्जी दी, साथ में क्या करा? इसने 3 न्यूट्रॉन और निकाल दिए। चलो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। दोस्तों ये न्यूट्रॉन गया इसके पास में, ये न्यूट्रॉन गया इसके पास में, ये न्यूट्रॉन गया इसके पास में। इस न्यूट्रॉन ने इसको तोड़ा, 3 निकाले, इसको तोड़ा, 3 निकाले, इसको तोड़ा, 3 निकाले, फिर 3 और इससे 3 निकले। लो 1 2 3, इससे 3 निकले, 1 2 3, इससे 3 निकले, 1 2 3, फिर एक इस पे जाएगा, एक इस पे, एक इस पे। तो क्या अनकंट्रोल हो जाएगी कि बढ़ती रहेगी, बढ़ती यार, कितनी सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये जो चेन है ना, ये क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी यार, अनियंत्रित, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। और इसमें कितनी सारी एनर्जी मिलेगी आपको पता है क्या? बहुत सारी। तो आपको पता है एटम बॉम्ब जो होता है ना, एटम बॉम्ब, उसमें यही होता है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। किसमें? एटम बॉम्ब में यार। एटम बॉम्ब में देखो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, कितने लोग एक साथ मर जाते हैं एटम बॉम्ब में। लेकिन आपको तो क्या बनानी है? आपको तो अच्छा यूज करना है, आपको तो इससे बिजली बनानी है। तो बिजली बनाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इतनी एनर्जी हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हो बिजली बनाना, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, और इसमें क्या क्या चीज होती है। आ जाओ दोस्तों, क्या होता है? ये यूरेनियम की रॉड मान लो, रॉड का मतलब इसमें बहुत सारे यूरेनियम के क्या हो गए? न्यूक्लियस हो गए। लो समझ गए बात को? दोस्तों एक न्यूट्रॉन गया, इसने क्या करा? 3 न्यूट्रॉन निकाले। आप क्या चाहते हो कि सर मैं ये चाहता हूं एक ही न्यूट्रॉन रहे, जिससे एक न्यूट्रॉन इस पे जाके अटैक कर पाए,
बाकी के जो 2 न्यूट्रॉन है मैं चाहता हूं वो कहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए। तो दोस्तों इन 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का कार्य जिसके द्वारा होता है ना, इसको एब्जॉर्ब यानी इसको अवशोषित करने का कार्य एक रॉड के द्वारा होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बोल सकता है क्या? उस रॉड को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड यानी नियंत्रक छड़। एग्जाम में आप लोगों से कई बार पूछा था नियंत्रक छड़ का कार्य क्या है, तो आप लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। और दोस्तों ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है बोरोन और किसकी? कैडमियम की। CD लिख देता हूं, कैडमियम की बनी होती है। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूं ये जो न्यूट्रॉन है ना इस एटम से आराम से टकरा है, केवल टच होके चला गया ना तो ये टूटेगा ही नहीं, एनर्जी कैसे मिलेगी? तो इस न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करने के लिए, जिससे वो आप आराम से रिएक्ट कर पाए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? मॉडरेटर। मॉडरेटर जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं मंदक। मंदक का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करना। न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। अगर आप लोगों से पूछा जाए मॉडरेटर किससे बना सकते हैं, दोस्तों मॉडरेटर में आप लोग ग्रेफाइट की रॉड का यूज इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों समझ में आ रहा है ना यार? थम्स अप करके नहीं बोलते यार, आप यार ऐसे बैठे रहते हो। तो मॉडरेटर में आप लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हो? ग्रेफाइट का कर सकते हो, ग्रेफाइट का, या फिर हैवी वाटर भारी जल का इस्तेमाल कर सकते हो। हैवी वाटर भारी जल, भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O। नॉर्मल का तो H2 होता है, इसका होता है D2O। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। तो मैंने बता दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, कंट्रोल रॉड्स होती है कुछ, जिसका इस्तेमाल कहां पर होता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। बस ये ध्यान रखिएगा। चलो आ जाओ। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन तो समझ गए, अब बात करते हैं फिजन। फिजन दोस्तों, फिजन में क्या होता है आप लोगों का? सॉरी, फिजन में मैंने आपको कंट्रोल तो बता दिया। दोस्तों जब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है ना, अनकंट्रोल मतलब टूटता रहता है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज्यादा। तो मैंने आपको बता दिया जो एटम बॉम्ब होता है ना, उसमें भी होता तो न्यूक्लियर फिजन ही है, नाभिक विखंडन ही है, बट वो कैसा होता है? अनकंट्रोल होता है। ठीक है क्या? चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना रहा है। 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना रहा है, तो इसे ही आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिक के संलयन किसको बोलोगे? जब 2 छोटे नाभिक जोड़ के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसको आप लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिक के संलयन। इसमें भी आप लोग की एनर्जी मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, ये वाली एनर्जी कहां पर हो पाएगी? रिएक्शन देखो, आप बेसिकली 2 न्यूक्लियस को पास पास में लेकर आ रहे हो। दोस्तों दोनों न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, तो फिर भी आप लोग रिपेल करते हैं, फिर भी कैसे जोड़ पा रहे हो? तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना काफी हाई टेम्परेचर पे हो सकती है केवल ये। जैसे सन में टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर हो सकती है। और दोस्तों सन में जो एनर्जी आती है ना उसका कारण क्या है? वही है, वहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके, मैं इधर बनाता हूं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के नाभिक जोड़ के एक बड़ा नाभिक बना लेता है। किसका बना लेते हैं? हीलियम का। और साथ में क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। तो सन में इतनी एनर्जी होने का कारण क्या है? अगर आप लोगों से कोई पूछे सन में एनर्जी का कारण क्या है, तो आप लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। तो वहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम, मतलब न्यूक्लियर ये हाइड्रोजन के जो नाभिक होता है जुड़ के हीलियम का क्या बना लेते हैं? नाभिक बना लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोग ध्यान रखिएगा, इन इट्स कोर यानी जो सन का बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है ना, कोर वाला पार्ट है, द सन फ्यूजेस 500 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन ईच सेकेंड। हर एक सेकंड में कितने हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते हैं? 500 मिलियन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो आप देख सकते हो आप, तो एनर्जी तो इसलिए तो इतनी सारी एनर्जी होती है। आप लोगों से पूछा जाए न्यूक्लियर फ्यूजन और कहां कहां पर होता है? दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब में, एटम बॉम्ब में तो क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी जाए तो यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस बताता हूं। न्यूक्लियर फिजन में विखंडन में क्या है? ये जो एक बड़ा नाभिक है वो छोटे छोटे नाभिक में टूट रहा है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन में क्या है? छोटे छोटे नाभिक जोड़ के एक बड़ा नाभिक बना रहा है। क्लियर है क्या? आ जाओ दोस्तों, ये एक चीज मैं और आप लोगों को बताता हूं।
जैसे मान लो आपको मैं बताता हूं 3 टाइप की एनर्जी, जैसे फिजन, फ्यूजन तो मैंने आपको बता दिया। केमिकल में जैसे मान लीजिए किसी कार्बन को जला रहे हो या कुछ भी किसी भी चीज को जला रहे हो, तो मान लो कार्बन को आपने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ पर ऐसी रिएक्शन होती है, यहाँ पर मैंने बता दिया क्या होता है। फ्यूजन में मैंने बता दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के क्या होता है, हीलियम बनाता है। जो मेन चीज है बस आप लोग यहाँ पर देखो, ठीक है, प्लीज यहाँ पर देखो। जूल में बात करें पर केजी कितने जूल एनर्जी मिलेगी, तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन की बात करें जहां पर कोई चीज जल रही है उससे एनर्जी मिल रही है, तो 1 किलोग्राम कोई चीज जलाओगे, मान लो कोयला जलाओगे तो उससे लगभग इतनी एनर्जी मिलेगी। 1 किलोग्राम अगर आप लोग फिजन करवाओगे किसी कार्य से, मान लो आपने यूरेनियम लिया उसका विखंडन करवा रहे हो, तो आपको 2.1 इंटू 10 की पावर 12 मिलेगी। अगर आप लोग मान लो फ्यूजन करवा रहे हो तो उससे 3.4 इंटू 10 की पावर 14, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किससे मिलती है, फ्यूजन से मिलती है, नाभिक के संलयन से मिलती है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच, ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। दोस्तों एक काम करते हैं, देखो यार मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अपना एक मेजरमेंट बचा इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले मेजरमेंट कंप्लीट करा दूं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कल एक काम करते हैं, कल मेजरमेंट करा देता हूं आपको, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी करा दूंगा, फिर फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी, देन अपन बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्या? हाँ दोस्तों, रिकॉर्डेड मिल जाएगी, जो भी क्लास लाइव होती जा रही है वो आपको फिर रिकॉर्डेड में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, इनकेस अगर आप मिस भी करते हो तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, लाइव पढ़ो रिकॉर्डेड पढ़ो, कैसे पढ़ो बस पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लाइव पढ़ो रिकॉर्डेड पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो। मैं आपको जो भी चीज बता रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।